तो अभी मैं क्या करूँगी, आई वॉन्ट फर्स्ट इज RH क्राइटेरिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिया था 1 + g(h)(s) = 0, इसको हम अभी ले लेते हैं एज अ q(s), ओके। और उससे मैं अगर जनरल फॉर्म में लिखूँ q(s) को, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इट विल बी माई a0 s⁻n प्लस a1 s⁻n−1 प्लस a2 s⁻n−2 अप टू an, जहाँ पे मेरी s की टर्म होगी 0, s की पावर 0 विल बी 1 ओनली एंड इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा मैंने एज ए जनरल फॉर्म में लिखा है। जनरल फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पे क्या है, s की कोई भी पावर होगी, हमें यहाँ तक की पता है कि अगर मैं s² + 2s + 1 = 0, तो इसके मुझे पोल्स निकालना आते हैं। बट अगर मैं इसकी बात करूँ कि अगर यहाँ पे s³ टर्म है, 10s² 2s + 1, तो इसके लिए रूट फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब मानो इससे भी ज़्यादा मेरी पावर बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पे तो 3 है, बट आगे अगर 4 हो रही है, 5 हो रही है, देयर कैन बी एनी, तो उसके लिए रूट्स फाइंड करना आर मोर डिफ़िकल्ट। तो अगर उसके लिए हमें रूट्स फाइंड करने हैं, हमारे पोल्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं वो फाइंड करना है, तो वी हैव वन मैथड विच इज़ कॉल्ड RH क्राइटेरिया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले RH टेबल बनाना है। सबसे पहले तो हम 1 + g(h)(s) = 0 ये इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये इक्वेशन मुझे इस फॉर्म में मिल जाए, उसके बाद में मैं क्या करूँगी, RH टेबल बनाऊँगी। अब RH टेबल मैं कैसे बना रही हूँ ये ध्यान से देखो। मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है, ठीक है, इसमें कौन सी हाईएस्ट पावर है, n से बड़ी कोई भी पावर नहीं है s की, तो मैं इसको सबसे पहले ले रही हूँ n s⁻n। फिर मुझे क्या करना है, इसको एक एक घटाते जाना है। तो दूसरा क्या होगा, n-1, तीसरा n-2 अप टू s⁻0। s⁻0 मतलब यहाँ पे मैं s⁻0 ऐसे कह सकती हूँ, s⁻0 को किसी की भी पावर आप 0 करोगे दैट विल इक्वेट एज अ 1, ओके। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, ओके। अब हम आगे देखते हैं, हमने ये कॉलम बना दिए, अब हम बनाएंगे रोज़। तो सबसे पहले मैं s⁻n के लिए रो बना रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, s⁻n के साथ में मेरा जो भी कोफिशिएंट है उसको मैं सबसे पहले लिख देती हूँ a0, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें अगर ये मेरी पावर इवन है तो मुझे सभी इवन कोफिशिएंट यहाँ पे लगाना है। अगर ये मेरी टर्म ऑड है तो मुझे सभी ऑड टर्म यहाँ पे ऑड कोफिशिएंट लगाना है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि n की पावर है तो उसके बाद एक को छोड़ के एक की कोफिशिएंट लिखना है। तो n-1 का कोफिशिएंट नहीं लिखना, n-2 का कोफिशिएंट, तो मैं लिखूँगी a2। उसके बाद मैं जितने भी n-4 का मैं लिखूँगी, अभी हम ले लेते हैं एज a4, और जहाँ तक भी हो वहाँ तक के लिखने हैं। उसके बाद में मैं आई दूसरी कॉलम में, दूसरी रो है मेरी s⁻n-1। तो सबसे पहले मुझे s⁻n-1 का जो भी कोफिशिएंट है उसे यहाँ पे लिख देना है। अब मैं क्या करूँगी, फिर से ही वहीं करूँगी, एक के छोड़ के उसके बाद का एक कोफिशिएंट लिखना शुरू करूँगी। तो इसको मैं अभी ऐसे ले रही हूँ इवन, इसको मैं अभी ऐसे बोल रही हूँ ऑड, ठीक है। ये मेरी जो पावर है वो इवन पावर है, यानी कि s⁻4 है या s⁻6 है। तो यहाँ पे मुझे सभी इवन पावर के ही कोफिशिएंट लिखना है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सभी ऑड पावर के कोफिशिएंट लिख रही हूँ, ठीक है, ओके। जितने भी मेरे इक्वेशन में हो वहाँ तक मुझे जाना है। अब ये मेरी 2 रो में मेरा पूरा इक्वेशन आ गया। अब बाकी की जो भी कॉलम है वो मुझे इसी 2 रो में से आगे बनानी है। वो कैसे बनाएंगे, अभी मैं ऐसे ही लिख देती हूँ b1 b2, उसके नीचे की रो में c1 c2, और उसके लास्ट रो में मैं लिख देती हूँ d1। अब ये b1 b2 c1 c2 d1 कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ b1 कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो b1 के लिए ये जो मेरी फर्स्ट कॉलम है उससे मैं
कंसिडर करूँगी। तो B1 के ऊपर जो भी मेरा है A1 उसे मैं डिनोमिनेटर में लिख दूँगी A1। अब शुरुआत ऊपर भी न्यूमरेटर में भी A1 से ही करनी है, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया A1। अब क्या करना है, मुझे डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसी ये कौन सी हम कॉलम देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम। और फर्स्ट कॉलम के लिए ये कांस्टेंट ही है, मैं कोई भी टर्म लूँ, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 कोई भी टर्म लूँ, उसके लिए मेरी फर्स्ट कॉलम कांस्टेंट ही, ये तो मुझे कंसिडर करनी ही है। तो अभी उसके साथ में डायगोनल वैल्यू के लिए मैं दूसरी कौन सी कॉलम ले रही हूँ, दूसरी सेकंड कॉलम ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक तो पहले B1 के लिए उसके ऊपर की कॉलम में A1 नीचे लिख दिया है, और वहीं A1 मैंने ऊपर भी लिख दिया। अब A1 के साथ मुझे डायगोनल में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कौन सी वैल्यू आ रही है, A2। तो मैंने A2 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब माइनस ऑफ हम क्या करेंगे, 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे। तो अभी मैंने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम वो दोनों को कंसिडर किया है। तो क्या होगा, पहले A1 A2 हो गया माइनस A3 A0 या A0 A3। ओके, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट B1। सिमिलरली अगर मुझे B2 फाइंड करना है, तो B2 के लिए क्या होगा, B2 के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ये जो फर्स्ट कॉलम है वो तो कांस्टेंट ही है, तो मुझे पहले A1 टर्म ही लेनी है, ठीक है। इसके ऊपर की रो में फर्स्ट कॉलम, तो उसमें क्या आएगा A1, तो वहीं मुझे नीचे लिख देना है और ऊपर भी लिख देना है। अब उसके साथ में मैं कौन सा, ये जो सेकंड कॉलम है वो तो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर ली है 2x2 मैट्रिक्स में। तो अब मेरे पास कौन सी बची है, थर्ड कॉलम। तो मैं क्या करूँगी, थर्ड कॉलम लूँगी, ओके, और थर्ड कॉलम में मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी। तो अब मैं A1 के साथ में किससे मल्टीप्लाई करूँगी, A4 माइनस, अब क्या बचा है, A4 के अलावा A5 ही बचा है, तो A0 A5, ओके। अब ऐसे ही मैं C1 के लिए क्या कैलकुलेट करूँगी, तो ये मेरी अभी कौन सी कॉलम है, जो उसके ऊपर की दो कॉलम, उसके ऊपर की दो रो, उसे ही मुझे कंसिडर, क्योंकि मुझे ऑलवेज हर बार 2x2 मैट्रिक्स ही चाहिए, ठीक है। तो पहले हमने जो B1 B2 रो ली थी उसके लिए हमने कौन सी, उसके ऊपर की दो रो को कंसिडर किया था। अब मैं क्या करूँगी, ये सभी रो, पूरी रो भी मेरी फिलअप हो गई है, तो अब उसकी नीचे की रो में मैं आ रही हूँ, तो मैं आई C1 में। तो C1 में क्या होगा, C1 के लिए होगा उसके ऊपर की रो B1 B2 वाली और उसके ऊपर की रो A1 A3 वाली, ये दोनों मैं कंसिडर करूँगी, ओके। तो सबसे C1 के लिए क्या होगा, और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि हम फर्स्ट जो कॉलम है उसे कांस्टेंट ही रखेंगे। तो C1 के लिए सबसे पहले उसके ऊपर क्या आ रहा है, B1, तो मैं नीचे लिख देती हूँ B1 और उसे ही फिर से ऊपर लिख देती हूँ B1। अब ये मेरी फर्स्ट कॉलम है, तो उसके साथ में 2x2 मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं उसके बाजू की दूसरी कॉलम, ये दो, मतलब ये मैट्रिक्स 2x2 का मैं कंसिडर करी हूँ। तो B1 के साथ में मैं किसे मल्टीप्लाई करूँगी, A3 माइनस, अब क्या बचा A3 के साथ B2 और A1, तो A1 B2 A1 भी लिख सकते हो या A1 B2 भी लिख सकते हो। तो ऐसे मैंने बनाया मेरा सेकेंड एलिमेंट C1। सिमिलरली अगर आपको C2 बनाना है तो C2 के लिए क्या चाहिए, C2 के लिए इसके ऊपर की रो B2 और A3, ये दोनों रो ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिख देती हूँ C2 के ऊपर की रो, बट उसमें हमने ये वाला फर्स्ट, ये जो वैल्यूज़ है उसे ही हमें कंसिडर करना है। तो मैं लूँगी नीचे B1, ठीक है। ये याद में रखना है, जब भी आप B1 वाली पूरी रो ले रहे हो तो सभी नीचे डिनोमिनेटर में A1 टर्म ही आएगा। सिमिलरली आप C1 वाली C1 C2 C3 कोई भी रो लो, कोई भी टर्म लो, उसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ उसके ऊपर की रो का फर्स्ट जो कंपोनेंट है वही आएगा, तो B1 ही आएगा। अब हम उसे ही सिमिलरली ऊपर लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, B1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारे पास कौन सी बची है, ये रो बची है। यहाँ पे B3 टर्म नहीं है, इससे मैं 0 ले लेती हूँ, ठीक है। क्यों B3 टर्म नहीं है, देखो अभी मैं यहाँ पे B3 भी कैलकुलेट करती हूँ। तो B3 के लिए क्या आएगा, अगर नीचे A1 ही आएगा और ऊपर मुझे कंसिडर करना है, तो ऊपर मैं क्या करूँगी, A1 के साथ अब मेरी ये कॉलम तो
A2 A3 मैंने B1 में यूज़ कर ली, A4 A5 वाली कॉलम मैंने B2 में यूज़ कर ली, ठीक है। उसके बाद में कोई कॉलम ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब मैं 0 0 कह सकती हूँ कि मेरे इसके बाद कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। तो उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किसी के भी साथ तो भी वो 0 ही होगा, माइनस में भी 0 आएगा, तो मेरा B3 टर्म क्या बन गया, पूरा 0 बन गया। तो मैंने इसलिए उसे यहाँ पे 0 लिख दिया। बट अभी मुझे C2 टर्म चाहिए, तो C2 के लिए क्या करूँगी, सबसे पहले उसके ऊपर B1 मैंने नीचे लिख दिया, वहीं B1 ऊपर लिख दिया है। अब उसके साथ मुझे 2x2 मैट्रिक्स बनाना है। C1 के लिए मैंने ये कॉलम यूज़ कर ली है, तो अब कौन सी बची, ये वाली कॉलम, तो इसे मैं यूज़ करती हूँ। तो क्या होगा, B1 इंटू A5 माइनस A1 इंटू 0, तो ये 0 ही हो गया, मतलब क्या हो गया, B1 A5 अपॉन B1, तो सिर्फ A5 ही आया, ठीक है। तो मुझे C2 ऐसे मैंने सिमिलर यही इक्वेशन लगाया यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, ये B3 टर्म 0 है, इसकी वजह से ये वैल्यू डायगोनल वैल्यू 0 आ गई है, ओके। अब लास्ट वैल्यू जो मैं S⁻0, ऐसे ही हमें सभी नीचे के जो भी डायगोनल कंपोनेंट है उसे ऐसे ही कैलकुलेट करते जाना है। सबसे पहले क्या करना है, जो हम कंपोनेंट का फाइंड करना चाहते हैं उसके ऊपर की 2 रो हम कंसिडर करेंगे, फिर उसके ऊपर की रो जो भी है, मैं C1 लूँ या C2 लूँ या C3 लूँ, तो उसके ऊपर की रो जो भी है उसमें जो फर्स्ट कॉमन कंपोनेंट है उसे ही मुझे डिनोमीटर में लिख देना है, और उससे ही सबसे पहले ऊपर लिख देना है। उसके साथ में मैं मल्टीप्लिकेशन में कौन सी कॉलम का मैट्रिक्स लूँगी वो हमें देखना है। अगर C1 है तो फर्स्ट दो कॉलम के ही मैं मैट्रिक्स ले लूँगी। अगर C2 है तो ये तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो मैं 1 एंड 3 ये दोनों कॉलम का मैट्रिक्स बनाऊँगी। अगर C3 ले रही हूँ तो अब ये भी यूज़ हो गया है, 3rd कॉलम भी यूज़ हो गया, तो मैं क्या करूँगी, 4th कॉलम लूँगी और उसके साथ 1st एंड 4th कॉलम उसका 2x2 मैट्रिक्स बना के C3 फाइंड करूँगी। बट अब यहाँ पे क्या होगा, C3 भी 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में 4th कॉलम पूरी 0 ही है, तो यहाँ पे C3 भी मेरा आ जाएगा 0। सिमिलरली अब मैं लास्ट ऐसे ही सभी फाइंड करते करते लास्ट मेरा है S⁻0, उस रो में आ रही हूँ, तो उसमें है मेरा कंपोनेंट D1। तो अब D1 के लिए फिर से मुझे क्या करना है, उसके ऊपर की रो को ही कंसीडर करना है। तो वो क्या होगा, फर्स्ट नीचे लिख दूँगी मैं डिनोमीटर में C1, वहीं मैं ऊपर लिख दूँगी। अब उसके साथ मुझे 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, तो अब यहाँ पे मैं ऊपर D1 के ऊपर की 2 रो, तो ये B1 और C1 ये 2 रो को कंसीडर करूँगी, और 2x2 मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम का ही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों से ही मैं 2x2 मैट्रिक्स बनाऊँगी। तो क्या होगा, C1 इंटू डायगोनल मल्टीप्लिकेशन B2 माइनस B1 C2, ओके। तो ये हिसाब से मेरे सभी कंपोनेंट मिल गए। अब हमने क्या कहा कि ये हमें अभी तो फाइंड करना है कि स्टेबिलिटी कहाँ पे है, ठीक है, मेरी सिस्टम स्टेबल है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो एक बार मेरा ये पूरा मैट्रिक्स, ये पूरा टेबल RH टेबल बन जाए, उसके बाद में मुझे देखना है ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये जो भी फर्स्ट कॉलम आ रही है क्या ये सभी वैल्यूज़ A0 A1 B1 C1 D1 ये सभी हम जो ले रहे हैं वो सभी पॉजिटिव है। अगर सभी मेरे पॉजिटिव है तो मेरी सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। अगर एक भी नेगेटिव है या एक से ज़्यादा नेगेटिव है तो मेरी सिस्टम अनस्टेबल है। बट इससे एडवांस हम RH क्राइटेरिया में ये भी फाइंड कर सकते हैं कि मेरे कितने पोल्स राइट हैंड साइड में हैं, ठीक है। एक भी अगर नेगेटिव है तो हमने देख लिया कि कुछ पोल्स मेरे राइट हैंड साइड में होंगे, तभी मेरी सिस्टम अनस्टेबल हो रही है। बट कितने पोल है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग नंबर ऑफ साइन चेंजेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स ऑन राइट हैंड साइड एस प्लेन, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करूँगी, चलो अभी मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ, S⁻n n-1 n-2 S⁻0, ठीक है। अब A0
A1, B1, C1 और D1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी पॉजिटिव नहीं है, एक नेगेटिव है, मतलब मेरी सिस्टम अनस्टेबल है। तो कितने नंबर ऑफ पोल्स राइट हैंड साइड पे होंगे, वो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ साइन चेंजेस। साइन चेंजेस मतलब क्या, यहाँ पे कितनी साइन चेंज हो रही है, पहले +2 माइनस हो रही है 1, उसके बाद में फिर से साइन चेंज हो रही है -2 प्लस, सो सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो आई हैव 2 नंबर ऑफ पोल्स ऑन राइट हैंड साइड। इसकी जगह पे अगर मेरी साइन ऐसी होती, ठीक है, सबसे पहले प्लस 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 हो रहा है, उसके बाद में माइनस माइनस जा रहा है, तो सभी पॉजिटिव नहीं है, इसलिए मेरी सिस्टम अनस्टेबल है। उसके बाद में नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, +2 माइनस जा रहा है तो 1, फिर माइनस के बाद में वो माइनस ही रह रहा है, वो अगेन फिर से प्लस में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ पोल सिर्फ एक ही राइट हैंड साइड पे है। ओके, तो ये हो गया मेरा RH क्राइटेरिया।